गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्कोर बूस्टर सीरीज में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपने। पार्ट वन, संविधान का यूनियन और इट्स टेरिटरी से डील करता है। ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक मेंशन है। आर्टिकल 1 में नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया की कौन कौन सी हैं उसका जिक्र है। नेम में जैसे स्टेट हो गया, जो 28 आज की डेट में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। इसका जो है मेंशन आपको आर्टिकल 1 में मिलेगा। आर्टिकल 2 में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई टेरिटरी परचेस करती है या तो कोई एक्वायर करती है इन फ्यूचर, तो उसको यूनियन ऑफ इंडिया में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आर्टिकल 2 डील करता है कि कोई भी न्यू स्टेट्स अगर यूनियन ऑफ इंडिया में इन्वॉल्व होगा या उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व करेगी तो उसका प्रोसीजर्स क्या होगा, उसका डिटेलिंग कैसे होगा, उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, तो उसका जिक्र आपको आर्टिकल 2 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 3 में कोई एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जैसे आज के समय 28 स्टेट्स हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि इनसे इन स्टेट से कोई नया स्टेट बनाया जाए या इनकी एरिया चेंज किया जाए या इनकी बाउंड्री चेंज किया जाए या इनका नेम चेंज किया जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आर्टिकल 3 का यूज करना पड़ेगा। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, चीज़ें नहीं चेंज करती, चीज़ें चेंज होती है पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में रूल कौन करता है? जिसकी मेजॉरिटी होती है। तो बेसिकली प्रपोजल कौन लाएगा? जो मेजॉरिटी है वही लाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अपोजिशन भी, जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो भी बिल को प्रपोज कर सकते हैं। अगर वो बिल को प्रपोज करेंगे या गौर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अलावा जो मिनिस्टर होते हैं उनके अलावा अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिल को प्रपोज करेगा पार्लियामेंट में, तो ऐसे बिल को प्राइवेट बिल बोला जाता है। ये आपने पढ़ भी रखा होगा। तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट का एरिया बाउंड्री या उसको कट करके, जैसे ये कोई बड़ा सा स्टेट है, इसका कुछ पार्ट जो है इसको दूसरा स्टेट बना दिया जाए। ये सारी चीज़ें आर्टिकल 3 से डील की जाती हैं। और आर्टिकल 3 में प्रोसीजर मेंशन है कि अगर कोई स्टेट का नाम चेंज करना है, बाउंड्री एरिया या नया स्टेट बनाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अगर हम नेम की बात करें कि नेम कैसे चेंज होता है, तो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये एक प्रपोजल तैयार करती है। इस प्रपोजल को जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है या जिसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आप बोलिए, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर फॉर्म होती है जिसमें इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर जब इसको अप्रूव कर देंगे इस प्रपोजल को, तो प्रेसिडेंट इस बिल को रेफर करेंगे कंसर्न लेजिस्लेचर के, जो स्टेट का लेजिस्लेचर है जिसका नेम चेंज कर जाना है, तो उसको प्रेसिडेंट रेफर करेंगे। फिर स्टेट लेजिस्लेचर उस पर अपनी सहमति या रिकमेंडेशन देगा, लेकिन ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होगा ऑन प्रेसिडेंट। फिर इस बिल को पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से पास कर देगा और जैसे ही ये बिल पास होता है, जो भी नेम नया प्रपोज किया गया था वो नेम इफेक्ट में आ जाएगा। ब्लू बुक ये एक ऑफिशियल प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस है, जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। इसमें कुछ गाइडलाइंस और कुछ अरेंजमेंट्स दिए गए हैं जो बेसिकली ये बताते हैं कि जब किसी एरिया को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट होल्ड होल्ड करने वाले व्यक्ति जब किसी एरिया को विजिट करेंगे, तो उस समय क्या अरेंजमेंट करनी है, क्या कैसे उनके विजिट को सक्सेसफुल बनाना है, उस चीज़ का मेंशन इस डॉक्यूमेंट में मिलेगा। ये लेकिन लीगली मैंडेटरी नहीं है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जस्ट ये दिखाता है स्टेट की कर्टसी। और अगर हर स्टेट ब्लू बुक के गाइडलाइंस को फॉलो करेगा तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल बना रहेगा जिससे सेंटर और स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन प्रॉपर बना रहेगा। इसकी अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये बेसिकली बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है।
इसके प्रति एक रिस्पेक्ट दिखाया जा रहा है। सेंटर स्टेट के बीच कोऑर्डिनेशन यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसको बूस्ट मिलेगा, और जो भी विजिट का जो पर्पज होगा वो भी स्मूथ विजिट होगा और उसका सक्सेस भी मिलेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी रहेगी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। वाइट फास्फोरस जो कि अभी काफ़ी न्यूज में था, आपने देखा कि ये अभी आरोप लग रहे हैं कि इजराइल ने लेबनान में वाइट फास्फोरस का यूज किया है। तो हमको पता होना चाहिए वाइट फास्फोरस क्या है। वाइट फास्फोरस को येलो फास्फोरस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वाइट से लेकर येलो वैक्सी सॉलिड है। येलो वैक्सी सॉलिड का मतलब जैसे मोमबत्ती नहीं होती उस टाइप का है। और इसका जो सुगंध है ये अदरक के जैसा है। और जब इसको एटमॉस्फेयर में जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये जलने लगता है, और ये इतना जलनशील होता है कि ये तब तक जलेगा जब तक ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज ना हो जाए, या फिर आप ऑक्सीजन का कट कर दीजिए। वाइट फास्फोरस इतना डेंजरस है कि अगर ये आपकी बॉडी पे इसका कोई भी पार्टिकल रह जाता है तो ये तब तक जलेगा जब तक इसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। अगर मान लीजिए बीच में ऑक्सीजन कट हो गया तो ये जलना बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही दोबारा ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो फिर से जलने लगेगा। और इसके द्वारा जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उस स्मोक में फास्फोरिक एसिड और फॉस्फीन होता है। और फॉस्फीन आप जानते हैं ये क्या है, पॉइजनस गैस है। तो जिससे क्या होगा, ये आँख डैमेज हो जाती है इसके संपर्क में आने में, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, सांस लेंगे अगर आप तो। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है जो एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत ये बॉडी एस्टेब्लिश हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका रोल जो है, जो भी ड्रग्स से संबंधित लॉ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उसको ये एनफोर्स करती है, और ये डिफरेंट एजेंसी से इंटेलिजेंट भी शेयरिंग करती है, उनसे इनपुट भी लेती है ताकि ड्रग्स से जो इलीगल धंधे हो रहे हैं उनको रोका जा सके। शांति निकेतन जो एक वेस्ट बंगाल में है, इसकी सबसे पहले शांति निकेतन में जो आश्रम की एक स्थापना हुई थी 1863 में बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद इसको एक स्कूल के रूप में इस आश्रम को डेवलप कर दिया गया 1901 में बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर के पापा जो थे वो कौन थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। और बाद में 1921 में इस स्कूल, यही स्कूल के पास ही एक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कर दी गई जिसको बोला जाने लगा विश्व भारती। यहाँ पे जो एजुकेशन दिया जाता था वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम है इंडिया का, आर्ट एंड एजुकेशन, उसको प्रोवाइड किया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर जी का ये मानना था कि जो एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंद कमरे में स्टूडेंट का डेवलपमेंट हॉलिस्टिकली नहीं हो पाता। तो नेचर के बीच रहने से, नेचर के बीच पढ़ने से बच्चे का जो है हॉलिस्टिक टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इस शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 2023 में ऐड कर लिया गया। यूथेनेशिया एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिन है। यू मीन्स गुड, थैनोटोस मीन्स डेथ, यानी गुड और पीसफुल डेथ। बेसिकली यूथेनेशिया ये रेफर करता है कि जो पेशेंट है जो कि बेसिकली टर्मिनल और इनक्योरेबल इलनेस से ग्रसित है, उस पर्सन की डेथ को जानबूझकर जल्दी करवाना या हास्टन उसके प्रोसेस को कर देना कि ताकि उसकी सफरिंग को रोका जा सके। यूथेनेशिया दो टाइप का होता है। एक्टिव यूथेनेशिया जिसमें डॉक्टर कुछ ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हैं जिससे जो पेशेंट है उसकी डेथ जल्दी हो जाती है। इसमें हो सकता है लीथल इंजेक्शन डॉक्टर इंजेक्ट करें। इसके 3 टाइप्स होते हैं एक्टिव यूथेनेशिया के। वॉलंटरी यूथेनेशिया, इस केस में पेशेंट जो है रिक्वेस्ट करता है कि उसको डेथ प्रोवाइड कर दिया, उसकी लाइफ एंडिंग कर दी जाए, क्योंकि वो ऐसी सफरिंग से ग्रसित है या डिसीज से। इनवॉलंटरी एक्टिव यूथेनेशिया, इसमें पेशेंट तो मरना नहीं चाहता, पेशेंट जीना चाहता है, लेकिन उसके विश के अगेंस्ट उसको जो है डॉक्टर इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये केस क्या है, इलीगल है, और इसको मर्डर कंसिडर किया जाता है क्योंकि आप जो पेशेंट है उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। और नॉन वॉलंटरी वाला केस है, इस केस में पेशेंट अनएबल है, हो सकता है वो कोमा में हो, वेजिटेटिव स्टेट में हो,
तो उस केस में पर्सन तो कंसर्न पर्सन जो है वो अपना विश तो बता नहीं पाएगा कि वो जीना चाहता है कि मरना चाहता है। तो ऐसे केसेस में डिसीजन फैमिली के द्वारा लिया जाता है। अगर फैमिली नहीं है तो कंसर्न स्टेट यानी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। एक्टिव यूथनेसिया इंडिया में बैन है, यानी इंडिया में आप वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी ये तीनों टाइप की यूथनेसिया परफॉर्म करना इलीगल है। जबकि कुछ स्टेट में आप पढ़ेंगे, कुछ कंट्री में वहाँ पे इनमें से हो सकता है वॉलंटरी यूथनेसिया अलाउ हो, इनवॉलंटरी यूथनेसिया मैक्सिमम जगह तो नॉट अलाउ है क्योंकि ये इलीगल कंसिडर किया जाता है, और नॉन वॉलंटरी भी अलाउड है। लेकिन इंडिया के केस में एक्टिव यूथनेसिया पूरी तरह से बैन है। पैसिव यूथनेसिया, यहाँ पे पेशेंट ऐसी कंडीशन में है कि पेशेंट को देखिए ऐसी स्टेट में है कि वो सफरिंग कर रहा है और ऐसे डिसीज से वो सफ़र कर रहा है कि जो कि इनक्योरेबल है और जो क्योर नहीं हो सकता। तो पैसिव यूथनेसिया के केस में जो भी सपोर्ट दिया गया है पेशेंट को, वो सपोर्ट हटा लिया जाता है। जैसे अगर पेशेंट जो है आईसीयू में है तो आईसीयू की जितनी भी सपोर्टिंग डिवाइसेस या उस पेशेंट को सप्लाई किया जा रहा है वो सब हटा लिया जाएगा और छोड़ दिया जाता है कि अब नेचर जो करना चाहे करे। नेचर चाहे तो कंसर्न पर्सन को सही कर दे, नेचर चाहे तो इसकी लाइफ को एंड कर दे। इंडिया में ये लीगली अलाउड है लेकिन अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिलेगा, इसके लिए अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस अप्लीकेबल है। जैसे अभी रिसेंट का केस था, आपने सुना होगा, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 13 साल बाद देखिए उस बंदे को जो है पैसिव यूथनेसिया दिया गया। डूम्सडे फिश, इसको ओआर फिश भी बोलते हैं, और जापान में इस फिश को अर्थक्वेक फिश बोलते हैं क्योंकि जब ये कोस्टल एरिया में, ऐसा जापानीज लोग का मानना है कि जब ये फिश ओशियन के सरफेस पे कोस्टल एरिया में दिखती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि ऐसा पास्ट में भी हो चुका है, जब ये फिश दिखी है तो अर्थक्वेक वहाँ पे आया है, इसीलिए इसको अर्थक्वेक फिश बोलते हैं। ये फिश मेसोपेलाजिक जोन में रहती है, और जो कि मेसोपेलाजिक जोन ओशियन के अगर डेप्थ में आप जाएंगे 1000 मीटर जो डेप्थ है 1 किलोमीटर, इस वाले डेप्थ रीजन को बोलते हैं मेसोपेलाजिक जोन। इस फिश का जो बॉडी है देखिए कि रिबन लाइक बॉडी है, ये इलांगेटेड बॉडी है, ये लॉन्गेस्ट बोनी फिश है। इसका जो रिफ्लेक्टिव बॉडी है, ये जो है रिफ्लेक्टिव बॉडी है, जिसके कारण ये वर्क करता है, इसका जो ये स्किन है एज अ कैमोफ्लेज। ये फिल्टर फीडर इसका डाइट है। फिल्टर फीडर बेसिकली एक मेथड है फूड के, मेथड फॉर फूड कंजम्पशन। अब जैसे बेसिकली क्या होता है, फिल्टर फीडर, फिल्टर से यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि जैसे पानी को आप फिल्टर करते हैं, चाय घर में बन जाता है तो उसको फिल्टर करते हैं, तो चाय को जब आप फिल्टर करते हैं तो जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है और जो लिक्विड है वो आपके ग्लास में जाता है। उसी प्रकार इस फिश में, डूम्सडे फिश में एक ऐसा जाली नुमा स्ट्रक्चर होता है कि जब ये वाटर को लेती है तो इसमें से जो भी स्मॉल, जैसे क्रिल, प्लैंकटन, स्मॉल क्रस्टेशियंस, ये सब इसके जाली नुमा स्ट्रक्चर में फंस जाते हैं और पानी जो है वह बाहर निकल जाता है, और ये इन छोटे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको ये एज ए डाइट यूज करते हैं। पोलर रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। अब इसका क्रोनोलॉजी आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है दम्ब, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती। ये अंटार्कटिका में इंडिया के रिसर्च स्टेशन है, क्योंकि हर कंट्री का रिसर्च स्टेशन होता है ताकि वहाँ पे रिसर्च किया जा सके कि वहाँ की क्या भी जो भी रिसोर्सेस है उसका एक्सप्लोरेशन किया जा सके। आर्कटिक वाले रीजन में हमारा एक ही रिसर्च स्टेशन है, हिमाद्री, जिसकी स्थापना 2008 में की गई। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा, प्रोटेम स्पीकर को जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 94 ये डील करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये बताता है कि जब स्पीकर की पोस्ट पे वोकेशन रहेगा तब क्या चीज़ होगा, रेजिग्नेशन अगर स्पीकर दे दिया, और स्पीकर का रिमूवल कैसे होगा। ये तीनों चीज़ें आर्टिकल 94 में मेंशन है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि स्पीकर अपनी पोस्ट पे तब तक रहेगा
जब तक बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यू लोकसभा, और ये इंश्योर करता है कंटिन्यूटी की, कि अगर स्पीकर रेजिग्नेशन दे दिया तो उस केस में एक तुरंत नया स्पीकर अपॉइंट किया जाएगा, क्योंकि इस पोस्ट को खाली नहीं छोड़ दिया जाएगा। अगर उसमें टाइम लग रहा है तो ये स्पीकर कंटिन्यू करेगा जब तक नया स्पीकर अपॉइंट नहीं हो जाएगा। तो यही केस है प्रोटेम स्पीकर का, कि जब जनरल इलेक्शन होता है, मान लीजिए जैसे 2029 में इलेक्शन होना है, ठीक है, जनरल इलेक्शन। तो जनरल अभी कौन आपके प्रेसिडेंट है? ओम बिरला। ओम बिरला आपके लोकसभा स्पीकर हैं। 2029 में जब जनरल इलेक्शन होगा तो उस टाइम पे सारे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा का, उनका ड्यूरेशन तो समाप्त हो चुका रहेगा, तो सारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन को। लेकिन जो स्पीकर की पोस्ट है उस पे ओम बिरला बने रहेंगे तब तक जब 2019-29 की लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, और सारे एमपी जो है जब उनकी फर्स्ट सिटिंग जिस दिन होनी होगी, फर्स्ट सिटिंग, उसके एक दिन पहले स्पीकर जो है ओम बिरला, ये क्या करेंगे, ये अपना पद छोड़ेंगे। और ये जब फर्स्ट सिटिंग होगा तब यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं है, लेकिन हमने क्या यहाँ पे आर्टिकल 94 में है कि कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। उस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए प्रोटेम स्पीकर का अपॉइंटमेंट किया जाता है फ्रॉम द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इन प्रोटेम स्पीकर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और जो भी नए सांसद चुने गए हैं लोकसभा में, उन्हीं में से जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसी को चुना जाता है प्रोटेम स्पीकर। ये एक टेम्पररी पोस्ट है, और ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि प्रेसिडेंट को जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसी को चुनना है। ये एक ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है। अगर फंक्शन की बात कर दें तो जो फर्स्ट सिटिंग हो रही है लोकसभा की आफ्टर जनरल इलेक्शन, उसको प्रोटेम स्पीकर प्रिसाइड करेगा और एडमिनिस्टर करेगा ओथ जो भी नए अभी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और जो परमानेंट जो अभी स्पीकर चुना जाना है उसके लिए इलेक्शन कंडक्ट कराएगा। ये टेम्परेरी ऑफिस है, हमने पहले ही डिस्कस किया, जो कि कुछ दिनों के लिए ये ऑफिस इफेक्ट में रहता है। जैसे ही नए लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ये पोस्ट ऑटोमेटिक खाली हो जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली अब आप पढ़िए, जैसे ये ले लीजिए वाटर, ये वाटर है। अब इसमें आप कोई सिक्का डाल दीजिए तो आप देखेंगे सिक्का तो बॉटम में आ गया, लेकिन जब आप देखेंगे इसे तो आप देखेंगे सिक्का आपको उठा हुआ दिख रहा है। ये इसका रीजन है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण ये सिक्का जो है उठा हुआ दिखता है फ्रॉम दी बॉटम। या आप कोई छड़ी रख देंगे तब भी वो छड़ी भी आपको उठी हुई दिखेगी। रीजन यही है रिफ्रैक्शन। अब जैसे रिफ्रैक्शन का मतलब समझिए, जैसे ये आपका एयर है और ये वाटर है। जब लाइट एयर और वाटर इंटरफेस पे पड़ती है इनके बीच में, तो यहाँ से ये रिफ्रैक्ट होगी, और ये डिपेंड करता है कि ये टूवर्ड्स नॉर्मल रिफ्रैक्ट होगी, जैसे ये नॉर्मल है। अब हो सकता है ये ऐसे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए, हो सकता है ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि जिस मीडियम में लाइट इंसिडेंट हो रही है वो डेंसर मीडियम है कि रेयर मीडियम है। आप ही सोचिए कि अगर आप डेंसर मीडियम में जाएंगे, अगर आपको दौड़ना, पानी में आपसे दौड़ने को बोला जाए तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी ना, आप नहीं उतनी स्पीड से दौड़ पाएंगे जितना आप ये अर्थ सरफेस पे दौड़ लेते हैं टेरेस्ट्रियल रीजन में। तो उसी प्रकार लाइट के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे लाइट, अब एयर हमारा रेयरर मीडियम है, वाटर हमारा डेंसर मीडियम है, तो जिससे लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल जो है क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि हमको ऑब्जेक्ट जो भी है वो अपने सही स्थिति में नहीं दिखेगी। और अब कौन सी मीडियम कितना लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी ये निकाला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आप निकालें तो यानी इज इक्वल टू C/V। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, इस देखिए, अगर वाटर के केस में हमको निकालना है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो वहाँ पे n हम लिखेंगे W, और किस पे रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एयर के केस में।
the refractive index of water in respect of air is equal to speed of light in air divided by speed of light in water। ठीक है, तो इसलिए आप अब यहाँ देख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के इन कंसर्न मीडियम। जिस मीडियम में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं या जिस मीडियम में आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में स्पीड की लाइट कितना है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ग्रीन वॉशिंग ये एक टर्म है, बेसिकली ये डिनोट करता है, जैसे समझिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट, आपकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिफाइनरीज, ये सब कंपनी जब वर्क करेंगी अपना तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, पॉल्यूटेंट्स रिलीज होता है। तो ये कंपनियां अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हो सकता है कि ये झूठ तरीके से फेक नैरेटिव फैलाएं कि हम एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जो हमारे द्वारा जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया जा रहा है हम उसके लिए जो है एक बैलेंसिंग एक्टिविटी कर रहे हैं, हो सकता है प्लांटिंग ट्री कर रहे हैं, तो लेकिन रियलिटी में वो नहीं कर रहे हैं, तो उसी को बोला जाएगा ग्रीन वॉशिंग। मतलब वो एक तरह से अपना फेस वॉश कर रहे हैं, बस अपने आप को एक बचा रहे हैं ताकि उनके प्रोडक्ट पे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि उनका मोटिव होता है प्रोडक्ट। हो सकता है अगर वो ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं तो लोगों में जागरूकता आ जाए तो लोग उनके कमोडिटी का बहिष्कार कर दें। तो ऐसे केसेस में कंपनियां ग्रीन वॉशिंग का भी यूज करती हैं। ठीक है, कंपनियां प्रिटेंड्स कर रही हैं कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली एक्टिविटी कर रही हैं, लेकिन रियल एक्शन कोई नहीं कर रहे, ग्राउंड लेवल पे कोई एक्शन नहीं कर रही, बस कागजों पे ही काम हो रहा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन ये एक ग्रेजुअल डायरेक्शनल चेंज है स्पीशीज के कंपोजिशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने अगर अपने आप पेरेंट्स से डिस्कस करिए तो आपके आसपास कोई एरिया ऐसा होगा जहाँ पे पहले कोई नहीं रहता था, एक बंजर ज़मीन थी, लेकिन आज वहाँ पे जो है गांव का गांव बस गया है। तो यही पूरी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ना, वहाँ बैरन रॉक में बंजर भूमि से लेके आज की जो स्थिति है उसी को बोला जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब इसकी शुरुआत होगी कहाँ से, बैरन एरिया होगा, बेयर एरिया एक, जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा होगा। फिर वहाँ पे पायोनियर स्पेसीज आएगा। पायोनियर स्पेसीज फर्स्ट कॉलोनाइजर स्पेसीज होते हैं बेसिकली। इसमें आपके लाइकेंस, मॉसेस आते हैं जो वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, कुछ कंडीशंस सूटेबल होती हैं फॉर द लिविंग पर्पज। और उसके बाद जब ये रहने लगेंगे, जब कुछ एनवायरनमेंट सूटेबल होगा उस प्लेस का, तो बाकी दूसरी स्पेसीज भी आने लगेंगी। फिर इसी प्रकार कंटिन्यूस चेंजेस होते जाएंगे और वो प्लेस एकदम सूटेबल हो जाएगा रहने के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस को, जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी क्लाइमेक्स कम्युनिटी टिल, ये सारी स्टेजेस को बोला जाता है सीरल स्टेजेस। और पूरी सीक्वेंस जो है बेयर एरिया टू पायोनियर स्पेसीज, सीरल स्टेज, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इसको बोला जाता है सी। और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, वो स्टेबल क्लाइमेट, स्टेबल पॉपुलेशन है, जो कम्युनिटी अभी आ गई, आके बस गई है, जैसे रहने लगे। जैसे आप जहाँ रह रहे हो, अगर सिटी में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, ऐसा तो है नहीं कि आज आप यहाँ रह रहे हो, कल उठ के आप दूसरी जगह जाके रहने लगे, ऐसा तो है नहीं ना, क्योंकि वहाँ पे आप स्टेबल हो गए हो ना, तो उसी को बोलते हैं, उस कम्युनिटी को स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये फाइनल स्टेज होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। दो टाइप का सक्सेशन होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है, दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन होता है। अब देखिए, सक्सेशन स्टार्ट होगा बेयर एरिया से। अब बेयर एरिया कैसा है वो डिसाइड करेगा टाइप्स ऑफ सक्सेशन पे। अगर उस पे कभी भी कोई भी लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहा है उस बेयर एरिया पे, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। क्योंकि जैसे कोई एरिया है जहाँ पे अर्थ से मैग्मा निकला है, तो ये लावा फैल जाता है, तो यहाँ पे क्या है, ये रहने लायक कंडीशन है नहीं है, ये यहाँ पे रॉक फॉर्म होगी और ये लावा पूरा फैला रहेगा, तो यहाँ पे नहीं रहेगी। लेकिन जब धीरे धीरे ये आपके पायोनियर स्पेसीज जैसे लाइकेंस, मॉसेस आएंगे,
फिर ये कंडीशंस को सूटेबल बनाएंगे धीरे धीरे, ताकि डिफरेंट कम्युनिटीज़ भी आ सकें। और सेकेंडरी सक्सेशन है कि जहाँ पे जो बेयर एरिया है वो बेसिकली पहले वहाँ पे बहुत लोग रहते थे, लेकिन किसी कारणवश हो सकता है वहाँ पे आग लग गई हो, फ्लड आ गए हो, तो ऐसे केसेस में वहाँ पे बेयर एरिया क्रिएट हुआ है, तब वहाँ फिर से जो है सक्सेशन होना, उसको बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। अब आपको समझने वाली एक बात है कि जो सेकेंडरी सक्सेशन है, इसकी जो स्पीड है ये फास्टर होती है कंपेयर टू दी प्राइमरी सक्सेशन। अब इसका रीजन आप पूछेंगे क्यों? अब देखिए, जैसे फॉरेस्ट है, वहाँ पे एक टाइप से क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हो चुकी है, तो ऐसे केस में जब वहाँ पे फायर हो गया तो क्या होगा, जब वो पेड़ पौधे जलेंगे तो उससे क्या होगा, जो सॉइल फॉर्म होगी उससे न्यूट्रिशियस सॉइल होगी, तो ऐसे सॉइल में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी आएंगे, डिकम्पोजर जो है आपने पढ़ा है, बैक्टीरिया फंगस, ये सब जल्दी आ जाएंगे, जो पायोनियर स्पीसीज है जल्दी आएंगे। तो यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट पहले से हो चुका है, सॉइल ऑलरेडी न्यूट्रिशियस है, बस यहाँ पे बसने में बहुत कम समय लगेगा, कम ही समय में ये पूरा एरिया जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये स्टेज है: न्यूडेशन, माइग्रेशन, इसेसिस, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये आपका पूरा सीक्वेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है। न्यूरेशन मीन्स होता है कि क्रिएशन ऑफ बेयर एरिया, और ये एरिया आपका, ये हमने देखा ना कि डिस्टरबेंस के कारण हो सकता है, और ये एरिया मतलब इससे पहले कभी यहाँ पे लाइफलेस एरिया हो, जहाँ पे इससे पहले कोई न रहा हो, तो ये दो केस हो सकते हैं, तो इससे न्यूट्रिशन एरिया क्रिएट होता है। अब इसके बाद स्पीसीज का माइग्रेशन होगा, हमने पढ़ा ऊपर पायोनियर स्पीसीज आ जाएंगी ऐसे एरिया में। जब पायोनियर स्पीसीज आ जाएंगी तो वहाँ पे आने के बाद वो क्या करेंगे, इसेसिस होगा, वो जो है रॉक पे हो सकता है जर्मिनेट होने लगे, उनका ग्रोथ होगा, वो सर्वाइवल वाली कंडीशंस क्रिएट करेंगी, और उसके बाद जब वहाँ पे वो रहने लगे फिर वो रिएक्शन होगा, वो आपस में भी एक दूसरे से compete करेंगे, और उसके साथ साथ वो एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेंगे। स्टेबलाइजेशन में फिर ये कम्युनिटी धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगेंगी, और ये लीड करेगा क्लाइमेक्स कम्युनिटी को। तो ये आप देख सकते हैं कि एरिया बेयर रॉक था, यहाँ पे लाइकेन आया, फिर धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए पहले यहाँ कुछ नहीं था, और आज के समय देखिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी डेवलप हो गई है। ग्रीन मफलर, जैसे ये रोड है, अब रोड पे देखिए डिफरेंट गाड़ियाँ चल रही हैं, इन गाड़ियों का कारण क्या होगा, पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन तो होगा ही, साथ में नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए इसके बगल में रोड के साइड में आप देखते हैं पेड़ लगे रहते हैं, इसका यही पर्पज होता है कि नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जाए। जैसे सर्दियों में आपको ठंडी लगती है तो आप कान के पास मफलर बांध लेते हैं ना, और इससे क्या होता है कि आपको आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, और आप जो है ठंड से भी बचे रहते हैं। तो यही है ग्रीन मफलर का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मफलर का यूज किया जा रहा है, और वो ग्रीन तरीके से, यानी पेड़ों को प्लांट करके। और ये पेड़ है, जो पेड़ है, ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ से पोल्यूशन निकल, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे भी प्लांट कर दिए जाते हैं ताकि नॉइज़ पोल्यूशन को रोका जा सके। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो थी विजय लक्ष्मी पंडित थी, और ये 8वीं प्रेसिडेंट थी फ्रॉम 1993 से 1953 से 54 तक, और ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी हो, और इंडिया की भी फर्स्ट और ओनली जो है प्रेसिडेंट है जो कि इस पोस्ट पे अपॉइंट हुई। वाइड एंगल ऑटोबायोग्राफी है अनिल कुंबले की, स्टेट फ्रॉम द हार्ट ऑटोबायोग्राफी है कपिल देव की, और फर्स्ट इंडियन मिस वर्ल्ड यूनिवर्स, फर्स्ट मिस वर्ल्ड आप सुनते हो कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, तो जो पहली मिस इंडियन मिस वर्ल्ड थी ये रीता फारिया थी, और पहली इंडियन मिस यूनिवर्स ये सुष्मिता सेन थी। स्टैचू ऑफ वेल्लोर ये जोरहाट असम में स्थित है, इस मूर्ति का आर्किटेक्चर जो है राम सुतार ने किया था। ये मूर्ति, यहाँ पे जो स्टैचू है ये लचित बोरफुकन की है, जो अहोम किंगडम में मिलिट्री कमांडर थे, और इन्होंने एक वार भी फाइट की थी, बैटल ऑफ सराय घाट, जो कि 1671 में लड़ा गया था। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस आंध्र प्रदेश में है,
यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की स्टैचू है। समक्का सरलम्मा यात्रा तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे एक है मेदराम यात्रा, ये भी तेलंगाना में। और आपने पढ़ा होगा बथुकम्मा फेस्टिवल, जिसको क्या बोलते हैं, फूलों का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, ये भी तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो इंटेस्टाइन का लेंथ होता है, ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फूड कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे जो हर्बीवोरस होते हैं, जैसे आपकी गाय, बफेलो, काऊ, इनकी इंटेस्टाइन की लेंथ लॉन्गर होती है कंपेयर टू दी आवर, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद बना सकें। पौधे जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड का प्रोडक्शन खुद ही कर लेते हैं। तो ये जब हर्बीवोरस इन प्लांट को खाते हैं तो उनको सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है, और इस सेलुलोज का डाइजेशन हो पाए इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इन जानवरों की लंबी होती है, ताकि लंबा टाइम मिले फूड को डाइजेस्ट होने में। आंट बाइट, जब चींटियां काटती हैं तो वो हमारे बॉडी में कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है? मेथेनोइक एसिड, आपने पढ़ा होगा। और इसी एसिड को बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। अब जब एसिड इंजेक्ट हुआ हमारी बॉडी में तो उससे क्या होगा? जलन होगा। इस जलन को कम करने के लिए हम बेस लगाना, एक बेसिक सॉल्यूशन जिसको कलामाइन बोलते हैं, जो जिंक कार्बोनेट है, इसको रब करते हैं। इससे क्या होता है कि अब एसिड तो इंजेक्ट हुआ था और हमने बेस अप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा? साल्ट फॉर्म होगा और साथ में बाय प्रोडक्ट वाटर फॉर्म होता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। एरल सी, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये कजाकिस्तान है आपका और ये उज्बेकिस्तान है, इसी के बीच में ये वाला एरिया आपका एरल सी है। गैलोपगस आइलैंड, ये इक्वाडोर का है। ये इक्वाडोर आप देख सकते हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट पे, यहाँ पे है गैलोपगस आइलैंड। ये आइलैंड वॉल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बना है, क्योंकि इस गैलोपगस आइलैंड पे आपका नजका प्लेट, कोकोस प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट, ये तीनों प्लेट मिलके गैलोपगस आइलैंड को फॉर्म करती हैं। तो जब तीनों प्लेट एक जगह जहाँ मिल रही हैं आपस में, वहाँ से वॉल्केनिक एरप्शन होता है। तो ये जो आइलैंड बना है ये वॉल्केनिक इन नेचर है। इस आइलैंड को लिविंग म्यूजियम एंड शोकेस ऑफ इवोल्यूशन भी बोला जाता है। डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन। जैसे डिफ्यूजन का मतलब ये समझिए, जैसे आप देखिए डिफ्यूजन ये समझिए, ये तीनों केसेस में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड का अगर एग्जांपल है जैसे कॉपर, जिंक, इसको मिला के कौन सा अलॉय बनता है? आपने पढ़ा होगा ब्रास। तो ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। जब इन अलॉय को मिलाया जाता है तो इनमें डिफ्यूजन होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे में एकदम अच्छी तरीके से मिल जाते हैं। और अगर लिक्विड की बात करें तो अब जैसे वाटर है, ये वाटर है और इसमें आप एक बूंद इंक डाल दीजिए, आप देखेंगे ये इंक जो है पूरे वाटर में कुछ टाइम बाद फैल जाएगा। ये क्या है? डिफ्यूजन है। उसी प्रकार गैस का अगर देखिए, तो आप अगर एक रूम है, ठीक है, रूम के अगर इस कॉर्नर में आप परफ्यूम मारेंगे तो देखेंगे यहाँ पे पहले परफ्यूम की महक बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये परफ्यूम इस एरिया में भी, इस कॉर्नर में भी फैल जाएगा और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन था, इधर कंसंट्रेशन लो था, तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव किया, इसी को बोलेंगे डिफ्यूजन। और एक होता है ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस है ये एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन ही है, लेकिन इस केस में केवल वाटर का मूव होता है, ओनली वाटर। और यहाँ पे हमने क्या देखा डिफ्यूजन के केस में? ये सॉलिड, लिक्विड, गैस का मूवमेंट हो रहा है। ऑस्मोसिस के लिए एक कंडीशन है, वाटर ओनली मूव करेगा, वाटर के, और दूसरा है कि एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू वाटर मूव करता है। अब जैसे ये क्या है? ये मान लीजिए इधर साल्ट है और यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा, वाटर नहीं, साल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, साल्टी वाटर है, और यहाँ पे वाटर कम है।
ये क्या होगा, सेमी परमिएबल से ये वाटर जो है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और इस वाले रीजन में वाटर का कंसंट्रेशन लो है। तो हाई कंसंट्रेशन वाटर वाले रीजन से वाटर मूव करेगा टूवर्ड्स लो वाटर कंसंट्रेशन वाले रीजन में। और अगर जब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए हाई कंसंट्रेशन जो साल्ट है उस एरिया में, तो वाटर यहाँ से मूव करेगा जिधर पे हायर कंसंट्रेशन वाटर है, और इसी को तब क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। आपने पढ़ा होगा या न्यूज में कहीं सुना तो होगा ही। रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली ये जो कोस्टल एरिया होते हैं जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी, साल्ट फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे ये मेथड यूज किया जाता है ताकि फ्रेश वाटर को अचीव किया जा सके और वो ड्रिंकेबल हो। तो अगर हम डिफ्यूजन की एग्जांपल की बात करें, तो ऑक्सीजन जो हमारे, जब हम सांस लेते हैं लंग में हमारा ये ऑक्सीजनेटेड एयर गया, तो ये ऑक्सीजन ब्लड में मिलता है बाय डिफ्यूजन। और कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल में रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है तो प्रोड्यूस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में वापस कैसे मिलता है, बाय डिफ्यूजन। और अगर हम ऑस्मोसिस की एग्जांपल की बात करें, तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं, ये रूट्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, ये होता है ऑस्मोसिस के द्वारा। अब आप सर बोलेंगे कि सर ये डिफ्यूजन भी हो सकता है, नहीं। ऑस्मोसिस यहाँ पे देखिए, कोई परमिएबल मेम्ब्रेन तो यहाँ पे है ना, रूट्स के जो, रूट्स के पास एक परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो उसी के थ्रू तो वाटर पास हो रहा है। अब मूवमेंट किसका हो रहा है, वाटर का, थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है टू आइडेंटिफाई ऑस्मोसिस है कि डिफ्यूजन है। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं। प्राइवी पर्स समझिए, जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कई सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जिसको किंग रूल करते थे। अब इन प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए इन राजाओं को एक पेंशन दी गई कि हम, आप जो है इंडियन यूनियन में शामिल हो जाइए, आपको एक फिक्स अमाउंट पेंशन दिया जाएगा ताकि आप जो अपने राजा महाराजा वाली ज़िंदगी है वो जी सकें। लेकिन बाय 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के द्वारा इस प्राइवेट पर्स जो पेंशन अमाउंट दिया जाता था उसको बंद कर दिया गया कि अब आगे से जो भी राजा या उनके वंशज हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। एंटी डिफेक्शन बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा ऐड किया गया। इसके तहत संविधान में 10th शेड्यूल ऐड किया गया जो डील करता है एंटी डिफेक्शन से। डिफेक्शंस मीन्स बेसिकली होता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़िए और चुनाव जीतने के बाद अपनी आप पार्टी बदल लीजिए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन रूल लाया गया ताकि जो भी मेंबर ऐसा परफॉर्म एक्टिविटी करे उसको उसके पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 21A। इस आर्टिकल में बोला गया कि जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करें। EWS रिजर्वेशन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा आया और यहाँ पे 10% रिजर्वेशन दिया गया EWS सेक्शन को। मिजोरम को स्टेट हुड का दर्जा 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 के द्वारा दिया गया। वोटिंग एज पहले 21 साल थी, अब आप जानते हैं कि 18 साल है, तो 21 साल से 18 साल रिड्यूस किया गया बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। ये एक्ट इफेक्ट में कब आया, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1989। एक चीज़ यहाँ पे आप और देख लीजिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है ये 2009 में आया था। सुलावेसी आइलैंड आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे वेलेस लाइन और वेवर लाइन, ये दो लाइन है, इन्हीं के बीच में सुलावेसी आइलैंड स्थित है। वेलेस लाइन और वेवर लाइन ये एक इमेजिनरी लाइन है जो बेसिकली ये डिपेक्ट करती हैं कि जो वेलेस लाइन है ये एशियन रियल्म को, और जो वेवर लाइन है ऑस्ट्रेलियन जो रियल्म है इनसे सेपरेट करता है। अब आप पूछेंगे रियल्म्स क्या है। रियल्म्स एक ऐसा बायोजियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो।
महाराणा कुंभा ये मेवाड़ के रूलर थे। इन्होंने म्यूजिक पे संबंधित 3 किताबें लिखी थी, संगीत राजा, संगीत मीमांसा एंड सुधा प्रबंध। प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड से, और यहीं से हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं। ये 8 कंट्री से पास होता है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। और 3 कंटिनेंट्स है, ये आप देख सकते हैं, यूरोप हो गया, अफ्रीका कंटिनेंट एंड अंटार्कटिका कंटिनेंट। 6 वाटर बॉडी से, आर्कटिक ओशियन, ये देखिए आपका ये नॉर्वे है ना, तो इसी के पास नॉर्वेजियन सी है। उसके बाद ये ग्रीनलैंड सी है, मेडिटेरियन सी जो यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है, एंड अटलांटिक ओशियन और साथ में सदर्न ओशियन, इनसे पास होता है प्राइम मेरिडियन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको 23.5 डिग्री जो साउथ होता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 10 कंट्री से पास होता है। ये देखिए, ये चिले है आपका, चिले के बाद ये आपका हो गया अर्जेंटीना, पराग्वे, और ये आपका हो गया ब्राज़ील। तो 4 कंट्री हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट पे। साउथ अफ्रीका में अगर बात करें तो ये आपका नामीबिया है, नामीबिया के बाद आपका बोट्सवाना, बोट्सवाना के बाद आपका ये है साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक। ये 4 4 8 हो गए, और ये आपका एक मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, टोटल हो गए 10 कंट्री। 3 कंटिनेंट आप देख सकते हैं, साउथ अमेरिका कंटिनेंट, अफ्रीका कंटिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। 3 वाटर बॉडीज हैं, पैसिफिक ओशियन, साउथ अटलांटिक ओशियन, और ये आपका ये इंडियन ओशियन। इससे जो है पास हो रहा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वेव, आप जानते हैं कि जो एनर्जी है, एनर्जी का ट्रांसमिशन वेव के फॉर्म में होता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बेसिकली मूव करते हैं, और एनर्जी को, जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव करेगा, हो सकता है ये अप मूव करे, डाउन मूव करे, और हो सकता है ये वाला यही पार्टिकल, सेम ही पार्टिकल है दोनों केस में, ये ऐसे मूव करें आगे पीछे। तो ये क्या करेंगे, जो अपना इमीडिएट पार्टिकल्स है उसको एनर्जी ट्रांसमिट कर देंगे। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसमिशन एक प्लेस से 2 प्लेस में होता है। वेव बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, एक मैकेनिकल वेव्स और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम रिक्वायरमेंट। जिस वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे मैकेनिकल वेव, अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है तो बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में आपका साउंड वेव्स, वाटर वेव्स इंक्लूड होते हैं, इसके एग्जांपल हैं। अब साउंड वेव जो है, आप पढ़े होंगे कि ये कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन, जैसे ये वाला कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये कॉम्प्रेशन, ये रेयरफैक्शन, इस प्रकार से पार्टिकल मूव करते हैं कुछ इस टाइप के। तो ये एनर्जी ट्रांसमिट करते हुए, यानी जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहे हैं, इन द केस ऑफ साउंड वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी देखिए, अब पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, ये हमने बोला ना कि पार्टिकल हो सकता है ये अप डाउन करें, हो सकता है ये आगे पीछे जाएं। तो इस बेसिस पे 2 टाइप की वेव होती है, एक ट्रांसवर्स और एक होती है लॉन्जिट्यूडिनल। तो ये वाली वेव कौन सी हो गई, लॉन्जिट्यूडिनल, और ये वो वेव हो गई आपकी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो एनर्जी का ट्रांसमिशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है एनर्जी, तो आपका पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करेगा, और लॉन्जिट्यूडिनल के केस में एनर्जी भी इसी डायरेक्शन में हो जा रहा है, और जो पार्टिकल है वो भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ट्रांसवर्स वेव है, क्योंकि इसमें जो वेव ये मूव करती है कुछ इस टाइप की मूव करती है कि एनर्जी इधर जाएगा और पार्टिकल जो है 90 डिग्री पे वाइब्रेट करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम ट्रिपल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक, और ये एनर्जी के ट्रांसमिशन का डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक ऐसे, मैग्नेटिक ये, और एनर्जी जो है आपका इधर ट्रांसमिट हो रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रांसमिशन के लिए मटेरियल की मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी,
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका क्या हो गया, नॉन मैकेनिकल वेव हो गया, और साथ में ये ट्रांसवर्स वेव भी है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अरेंज करिए फॉलोइंग, अरेंज द असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये पूछ सकता है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद करिए, आर्मी, लक्स, ये लक्स जो साबुन होता है वो नहीं, लक्स जी। अब इस ऑर्डर में ऐसे मूव करिए, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट वेव, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे एंड गामा रेज। गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और वेवलेंथ सबसे कम है, अगर इन हम 7 वेव का कंपेयर करेंगे। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहैबिलिटेशन, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर कोस्टल इकोसिस्टम, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। और एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान। एरिड जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एरिया जो है वहाँ पे बारिश कम होगी, तो ये आप जो है राजस्थान आपके ध्यान में जरूर आएगा। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अब हिमालय की बात की जा रही है तो हिमालयन रीजन में रहेगा, तो ये शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, रेन फॉरेस्ट मीन्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहाँ पे बारिश खूब हो रही हो, तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ पे बारिश खूब होती है। ये जोरहाट असम है। आप जानते होंगे कि जो गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल रेंजेस हैं जो कि मेघालय में है। तो यहाँ पे जो खासी रेंज है ना, इसमें आपका चेरापूंजी वाला रीजन स्थित है, और वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पे जो हिल है ना, वो हिल कुछ ऐसी ऐसी हिल हैं कि जब यहाँ पे हवाएं जाती हैं मॉइस्चर से भरपूर, तो ये हवाएं इसी में फंस जाती हैं, तो जिसके कारण यहाँ पे खूब बारिश होती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आप मैप में भी देख सकते हैं, इको रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रयागराज में, और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में। हिमालयन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश। और ये एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको कहाँ जाना है, जोधपुर राजस्थान में। और आपका एक था इको रिहेबिलिटेशन जो प्रयागराज हमने डिस्कस कर लिया। तो ये मैप भी देखते रहा करिए, इससे चीज़ों को ज़्यादा टाइम तक रिटेन करने में हेल्प मिलती है। तो दोस्तों आज का लेक्चर फिर यहीं समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे सुबह कुछ नए चीज़ों के साथ। आशा करता हूँ आप लोग को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। जो भी अगर कमियाँ लग रही हैं तो उसको फीडबैक दीजिए, उस पर कमेंट करिए ताकि मैं इम्प्रूव करूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम समय में ज़्यादा इनपुट मिले, आप कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखें और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए दोस्तों, फिर लेक्चर आज का यहीं समाप्त करते हैं। अब कल मिलेंगे कुछ नए चीज़ों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।